Hello guys, welcome to our channel NCERT Adda. In previous lecture we have studied how France become constitutional monarchy. Today I am going to start from there only. आज हम पहले उसको रिवीजन करेंगे ताकि आप लोगों को डेट्स और अच्छे से याद हो जाए. Then we will move further. चलिए, कल मैंने बहुत सारी आपको डेट्स बताई थी. तो बच्चों को जनरली एसएसटी में दिक्कत ये आता है मोस्टली हिस्ट्री में कि उनको डेट्स याद नहीं होते हैं. तो मैं आपको हमेशा चैप्टर के लेक्चर्स के बीच में छोटे छोटे डेट्स ट्रिक्स बताती रहूँगी जिससे आप डेट्स को इजीली याद कर पाए. तो हमारी पहली ट्रिक हम देखते हैं. हमने कल डेट्स देखे थे 5, 20, 14 और 4. ऐसे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है. 5, 20, 14, 4. साल जो है वो सेम है 789 सब में. उसके बाद में महीना जो याद रखना है, एक स्टार्टिंग मंथ याद रखना है सिर्फ मई. उसके बाद आपको बिना देखे बिना कुछ सोचे समझे एक एक मंथ का गैप देते जाना है. मई, जून, जुलाई एंड अगस्त. चलिए अब एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं. 5 मई को क्या हुआ था? ईस्ट स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाया गया था जिसमें 3rd ईस्ट स्टेट ने वॉकआउट कर दिया था. 28 जून को नेशनल असेंबली ने अपने आप को डिक्लेयर किया था नेशनल असेंबली. 14 जुलाई को स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल एंड ब्रूडॉक्स वाला केस हमको याद है. एंड 4 अगस्त को फाइनली फ्रांस क्या बन गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था. चलिए अब आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार होता है और क्या क्या पावर्स किंग को दी जाती है एंड कॉमन पीपल को दी जाती है. किंग जो होता है वो हेड होता है. फर्दर जो पावर्स हैं उनका डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है. सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव, लास्ट जुडिशरी. ठीक है. अब कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार होता है? कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन के तैयार होता है 1791 में. नाउ अब हम आगे देखते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी 3 पार्ट में हमने पावर्स को डाइवर्सिफाई किया है. और नेशनल असेंबली जो है, नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो होते हैं इनडायरेक्टली वोट के साथ में यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को संभालते हैं. अब वोटिंग कौन करते हैं? वोटिंग के लिए 2 मेंबर्स हैं आपके, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स. एक्टिव सिटीजन्स कौन है? एक्टिव सिटीजन्स आर ओनली वाइट रिच मेल जो कि 25 या 25 ईयर्स से ज़्यादा के हैं और वो अपनी सैलरी का यानी 3 दिन की वेजेस के बराबर का टैक्स पे करते हैं. तो उनको राइट दिया गया है वोटिंग का. उनको हमने किस में क्लासिफाई किया है? एक्टिव सिटीजन्स में. तो एक बार देख लेते हैं. एक्टिव सिटीजन्स आर ओनली मेल 25 ईयर्स or more plus pay taxes equals to or up to 3 days of salary. Those who fulfill these 2 conditions are came in active citizens. Remaining जितने भी विमेन्स हैं, चिल्ड्रंस हैं एंड एडल्ट जो कि 25 ईयर्स से कम के एज के हैं, वो सारे किस में आएंगे? आपके पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे. अब किसी को भी एक्टिव सिटीजन बनना है या मेंबर बनना है तो उसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बैरिगेटिंग ऑफ टैक्स का जो एक क्लेम होता है वो उसको अक्वायर करना पड़ेगा. उसके बाद ही वो क्या बन सकता है? एक्टिव सिटीजन बन सकता है या फिर मेंबर बन सकता है आपका नेशनल असेंबली का. चलिए अब आगे देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा 3 पावर्स दी गई हैं. साइनिंग अथॉरिटी किंग को दिया गया है. अब आगे कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट होता है उसका एक प्रियम्बल होता है, जैसे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है. ठीक है. इसका जो प्रियम्बल स्टार्ट होता है वो होता है द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन. ठीक है। अब इसमें कौन से राइट दिए गए हैं? लाइक राइट टू फ्रीडम,
राइट लाइफ, राइट टू ओपिनियन, राइट बिफोर इक्वालिटी, ये सारे जो राइट्स हैं इनको इनएलिएनेबल राइट्स डिक्लेयर किया गया है। इनएलिएनेबल राइट्स का मतलब होता है कि बाय बर्थ आपको ये राइट दिए जाएंगे और नोबडी कैन स्नैच अवे दीज राइट फ्रॉम यू। नाउ अब ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है, इसमें एक बहुत प्यारी पेंटिंग है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, उसमें कुछ सिंबल्स को उन्होंने यूज किया है। सबसे पहले सिंबल की हम बात करते हैं ब्रोकन चेन्स। ब्रोकन चेन्स को यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री फ्रॉम स्लेवरी, कि हम आजाद हैं स्लेवरी से। सेकेंड जो इन्होंने सिंबल यूज किया है वो है आपका द बंडल ऑफ रॉड्स। इसका मतलब है स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यानी एकता में ही क्या है, शक्ति है। थर्ड जो यूज किया है वो इन्होंने किया है द आई with triangle and radiating light. It means it symbolizes knowledge, that we people have knowledge, we are not illiterate people. Now fourth है snake biting tail and forming a ring. This means eternity. Now fifth है आपका red Phrygian cap. इसका मीन्स है एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। अब हम क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, लिटरली इट स्टैंड फॉर लिबर्टी। ठीक है, उसके बाद में है आपका ब्लू, वाइट एंड रेड। इट स्टैंड फॉर ट्राइकलर फ्लैग ऑफ फ्रांस, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। ठीक है, उसके बाद में है आपका विंग्ड वुमेन। विंग्ड वुमेन जो है दैट सिंबलाइज पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, कि हमारा जो लॉ है वो कैसे पर्सोनिफाई कर रहा है अपने आप में। एंड लास्टली लॉ टैबलेट। लॉ टैबलेट बोल रहा है लॉ इज इक्वल फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, ये आपको पूरा समझ में आया। नाउ अब इसके बाद हम एंटर करेंगे रिवॉल्यूशन के थर्ड फेज में, हाउ फ्रांस abolishes monarchy and becomes republic. Let's start that topic. We have entered in the third phase of revolution, that is France abolish monarchy and becomes republic. Now बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हैं वो फ्रांस में चले आ रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारा टेंशन चल रहा है पिछले इतने सालों से। हालांकि किंग ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन भी कर दिया है, अपने पावर्स को लिमिट भी कर दिया है, बट किंग क्या है, अब वो शांति से नहीं बैठ सकता, उसको क्या है, अपनी सत्ता को वापस लाना है, किंग को अपनी मोनार्की को वापस स्टैब्लिश करना है। तो किंग क्या करता है, चुपचाप एक सीक्रेट नेगोशिएशन में जाता है पर्शिया के किंग के साथ। Enter into secret negotiations. Moreover, फ्रांस के आसपास के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहाँ के जितने भी मोनार्क हैं, वो क्या हो गए हैं, वो लोग डर गए हैं। इतने सारे फ्रीक्वेंट फ्रांस में डेवलपमेंट देखकर उनको ये लग रहा है कि अगर फ्रांस में इसी तरह से रेवोल्यूशंस होते रहे, डेवलपमेंट होते रहे, तो एक ना एक दिन उनका क्या होगा, उनका मोनार्की भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा एंड उनको भी अपने लोगों को रिपब्लिक कंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो लोग भी अगेंस्ट मोनार्की रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो लोग भी क्या करते हैं, लुई किंग 16 के साथ में हाथ मिलाते हैं और अपने ट्रूप्स को भेज देते हैं फ्रांस की डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज अ मिलिट्री। नाउ जैसे ही नेशनल असेंबली को ये पता चलता है तो ऑन अप्रैल 1772 इन अप्रैल 1772 नेशनल असेंबली क्या करती है, वोटिंग करती है फाइनली एंड अपने आप को
एक मिलिट्री में कन्वर्ट कर लेती है, जिसमें कुछ कोई ऐसा सोल्जर नहीं होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ कॉमन पीपल दे आर विलिंग टू फोर्ट अगेंस्ट एरिस्टोक्रेसी ऑफ यूरोप एंड किंग ऑफ यूरोप। ठीक है, तो ये लोग क्या बनाते हैं, वापस से नेशनल असेंबली वॉर डिक्लेयर कर देता है अगेंस्ट लुई किंग 16, ऑस्ट्रिया एंड किंग ऑफ प्रशिया। National Assembly declared war against Austria and Prussia। इसको हम प्रूशिया अनाउंस नहीं करते हैं, इसको हम प्रशिया प्रोनाउंस करते हैं, जो कि बाद में प्रशिया और 7 कॉन्फेडरेशन स्टेट्स जो हैं, 27 कॉन्फेडरेशन स्टेट्स, ये सब मिलकर क्या बनते हैं, आपके जर्मनी बनते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, वो 10th क्लास में पढ़ेंगे। प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस के अगेंस्ट में नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया है, वॉर को डिक्लेयर कर दिया है। इस टाइम पे जब सब लोग लड़ने जाते हैं तो बहुत सारे पोएटिक सॉन्ग्स लिखे जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे वंदे मातरम, नेशनल एंथम लिखा गया था। उस टाइम पे रॉबर्ट डी एल होते हैं, वो एक सॉन्ग लिखते हैं मार्सेल्स। मार्सेल्स जो सॉन्ग होता है वो पहली बार गाया जाता है बाय कॉमन पीपल व्हेन दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स पेरिस, एंड उसको बाद में रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब क्या होता है, when common men are fighting on border, women are only left to look after their children and to look after their family and to earn livelihood। and धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगता है कि 1791 में जो गवर्नमेंट बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बनाया है, वो एक्चुअली किसको फेवर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बिग बिजनेसमैन को, रिच पीपल को फेवर कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट होता है, क्लब्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ओपनली लोग क्या करते हैं, ओपनली इस चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते, तो लोग क्या करते हैं, अब क्लब का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पे मेनली किसको डिस्कस किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को, गवर्नमेंट को, लुई किंग 16 के जितने भी अभी तक के काम चल रहे हैं उन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। एंड विमेंस भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं और अपने ही तरह के विमेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लब्स जो हैं वो ओपन करती हैं। वो हम सेक्शन 4 में पढ़ेंगे इस चैप्टर के। चलिए, अब जो सबसे ज़्यादा रिनाउंड क्लब होता है, जो बहुत फेमस होता है बाद में, वो होता है जैकोबियंस क्लब। जैकोबियन क्लब जो है, इसका नाम कैसे पड़ता है, पेरिस में न्यू कॉन्वेंट होता है सेंट जैकोब, उससे इसका नाम ड्राइव किया है जैकोबियंस क्लब। इसके जो लीडर होते हैं वो होते हैं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इसके लीडर होते हैं, इस क्लब को लीड करते हैं। और जनरली जो इस क्लब के मेंबर्स होते हैं, दे आर बिलोंग टू नॉन प्रॉस्परस स्टेट। कोई बेकरी का होता है, कोई शू मेकर होता है, वॉच मेकर्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, ये सारे लोग इस क्लब को बिलोंग करते हैं। अब एक्चुअली में ये क्लब जो होता है, ये क्या करना स्टार्ट करता है, दे स्टार्टेड वियरिंग लॉन्ग वाइट स्टिप ट्राउजर्स दैट आर नोन एज सैन क्लूटोन्स, जिनको हम बोलते हैं सैन क्लूटोस, प्लस रेड कैप एज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी। आई एम श्योर आप लोगों ने, सब लोगों ने मूवी देखी होगी द पायरेट्स ऑफ कैरिबियन या फिर क्रॉनिकल्स ऑफ नानिया। उसमें जितनी भी मिलिट्री होती है वो एक विग पहनते हैं, रोल्ड वाइट कलर विग एंड नी ब्रीजेस पहनते हैं। आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो वो सेम फ्रांस का कल्चर था, स्पेशली नोबल पीपल वैसा ही अटायर पहनते थे। तो उसको डिसअप्रूव करते हुए इन लोगों ने नया कल्चर निकाला, सैन क्लूटोस पहनने का प्लस रेड कैप। अब उसको पहनने के पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू डिसअप्रूव द नोबल पीपल, टू शो देम दैट वी आर मोर लिबरल एंड फ्री फ्रॉम योर माइंडसेट। तो दैट्स वाई दे स्टार्टेड वेयरिंग सैन क्लूटोस प्लस रेड कैप। हालांकि वुमेन्स को अभी भी ये सब पहनने का बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी। अब फाइनली देखो क्या होता है कि जो
मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर होते हैं, ये सीजर प्लान करते हैं गर्मियों में किसके साथ मिलकर, सारे क्लब के लोगों के साथ मिलकर। सीजर किसका प्लान होता है, किंग का। फाइनली इसको एग्जीक्यूट किया जाता है ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th August 1792। इस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, कैप्चर किंग एंड स्टॉर्म द ट्रूलिस फोर्ट। अब देखो क्या होता है, मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताती हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, कॉन्स्पिरेसी तो पहले से ही तैयार करके रखते हैं, प्लान इनका रेडी होता है, बस एग्जीक्यूट करने की देर होती है। एग्जीक्यूशन होता है ऑन 10th August 1792, मॉर्निंग का टाइम होता है। ये लोग सबसे पहले ट्रूलिस फोर्ट में घुसते हैं, किंग के जितने भी गार्ड होते हैं उन सबको मार देते हैं, कुछ टाइम तक किंग को हॉस्टेज बना के रखते हैं, एंड फाइनली बिकॉज दे हैव आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड दे हैव मोर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। फाइनली पहली बार फ्रांस में 21 साल से ऊपर के आदमी को, हर एक वर्ग के आदमी को, हर एक सिस्टम के आदमी को क्या दिया जाता है, वोटिंग का राइट दिया जाता है। ये बिल्कुल नहीं देखा जाता वो रिच है या पुअर है, ब्लैक है या वाइट है, वो टैक्स पे करता है या नहीं करता है, इन सब चीज़ों को हटाकर पहली बार उनको वोटिंग का राइट दिया जाता है और एक नया न्यूली वोटेड assembly was chosen और जिसको बोलते हैं हम द कन्वेंशन। द कन्वेंशन। अब क्या होता है, देखो बच्चों, कन्वेंशन फॉर्म होने के बाद में, कन्वेंशन फॉर्म होने के बाद में किंग को क्या किया जाता है, किंग को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट उसको डेथ सेंटेंस देता है इन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है गद्दारी करना। एंड फाइनली ऑन 21 सितंबर 1792 किंग क्या बन जाता है, फ्रांस क्या बन जाता है, फ्रांस बिकम रिपब्लिक। और किंग को ऑन जनवरी 1793, ऑन 21 जनवरी 1793 किंग को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एंड फाइनली एंड में जो क्वीन होती है हमारी मैरी एंटनी, शी ऑल्सो मीट द सेम फेट एज किंग, बिकॉज दोनों ने सेम काम करे थे तो दोनों भी सेम ही फेट को बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द रीगन ऑफ टेरर, कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने कैसे फ्रांस को संभाला, डायरेक्टरी कैसे बनी, और लोगों का, मैं स्पेशली वुमेन्स का जो इन्वॉल्वमेंट था फ्रांस के अंदर वो कैसा था। थैंक यू सो मच गाइस।